नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी पर। और आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हमारे दो भाग हो चुके हैं, यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के दो भागों के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने 1919 के अधिनियम तक चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे 1935 के अधिनियम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों क्या है कि 1919 अधिनियम आने के बाद में एक उसके 10 पश्चात बाद यानी 1929 में एक आयोग का गठन करना था, जो कि उसकी जांच करने के लिए आएगा। लेकिन उससे 2 वर्ष पूर्व यानी 1927 में ही आ जाता है साइमन कमीशन। तो उसकी जांच करने के लिए आता है, जिसका विरोध किया जाता है साइमन कमीशन का। तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उसका सुधार किया जाता है 1935 के अधिनियम में। तो ये महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय संविधान की मूल प्रति भी कहते हैं, यानी जो वर्तमान का संविधान है वो इसका कॉपी पेस्ट माना जाता है। यानी लगभग 250 अनुच्छेद इसी में से ही रख दिए गए थे। चलिए हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में। एक बात मैं कहूँगा, अगर आपका कोई भी जो हमारे राज व्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको परीक्षा की दृष्टि से ये चैनल महत्वपूर्ण लगता है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको नहीं लगता है तो आप मत कीजिएगा जी। चलिए जी, हम बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसकी ये विशेषताएं थी कि ये आया था 1935 के अंदर आया था। और इसके अंदर जो भाग थे वो देखिए कई किताबें लिखती है 351 धाराएं, 15 प्रविष्टियां थी। देखिए जी, इसके अंदर जो अनुच्छेद थे वो 321 थे जी। मैं ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सी किताबें ऐसे लिखती है जी। 321 अनुच्छेद थे, 14 भाग थे, और इसके अंदर 10 अनुसूचियां थी जी। तो वर्तमान जो संविधान है उसके बिल्कुल समतुल्य था, एक जैसा ही था। यानी 321 अनुच्छेद, 14 भाग और 10 अनुसूचियां। इसको नोट कर लेना जी साथ साथ में जी। तो इसमें और क्या प्रावधान किए गए थे, हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्रम वाइज सभी के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है जी अखिल भारतीय संघ के बारे में बात आती है जी। देखिए जी, अखिल भारतीय संघ के बारे में पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि अखिल भारतीय संघ इसका क्या मतलब होता है कि देश के जो टुकड़े हैं उनको इकट्ठा करके एक संपूर्ण देश बनाना जी। वो था, यानी संघ बनाना, एक एक इकाई में बांधना था। जैसे रशिया के 15 देश इकट्ठा होकर पूर्व सोवियत संघ बनाया था 1916 के अंदर। तो उसी प्रकार से भारत के कई जो प्रांत थे और कई रियासतें थे, वो इकट्ठा होकर एक संघ बनाना चाहते थे, जिसका नाम दिया गया था अखिल भारतीय संघ। तो ये था। इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इसमें 11 तो ब्रिटिश प्रांत होंगे और 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत होंगे, और उनके अलावा जो देसी रियासतें होंगी उनसे मिलकर बनेगा। यानी अपने कह सकते हैं वर्तमान भारत उसी प्रकार से होगा। तो बस इसमें एक कंडीशन ये रख दी थी, इसमें स्वेच्छा शब्द आ गया जी। जिस रियासत की इच्छा है वो तो मिल सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं मिल सकता। तो इस वजह से ये जो आया था ये असफल हो गया था, क्योंकि स्वेच्छा तो फिर रही नहीं ना। जैसे ये अगर हम बात करें भारत की, जैसे ये भारत है इतना बड़ा, इस तरीके का था भारत। अगर हम बात करें इस तरीके का भारत था, तो यहाँ की कुछ रियासतें ना मिले या यहाँ की ना मिले तो ये बीच में रह जाएगा। फिर संघ किस तरीके का हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ स्वेच्छा शब्द आते ही मुश्किलों का सामना हो गया था, तो ये असफल हो गया था। लेकिन हम पढ़ेंगे, अगर आपसे पूछे कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण कौन से अधिनियम में हुआ था, तो वो 1935 के अधिनियम में हुआ था। 1935 का भारत शासन अधिनियम में हुआ था। ये अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा किसी अधिनियम की चर्चा होती है तो वो 1935 का अधिनियम है, क्योंकि जो हमारा वर्तमान संविधान है उसका आधार इसी से जुड़ा हुआ है। इसी से ही हमने देखकर इसका ढांचा वैसा का वैसा ही रखा है। तो उस समय अगर आपसे पूछे चीफ ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11 थे जी। अगर आपसे पूछे कि चीफ कमिश्नरी प्रांत कितने, 6 थे। वो 6 कौन कौन से थे? ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में था, और डी से दिल्ली। ठीक है जी। अब ये तो आगे हमारे जो जहाँ पर बैठता था ये मुख्य है जी। इनके बारे में बात करें, आगे हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं कि इनके अलावा
जो कौन सी थी, बाकी जो बच गया वो क्या है, वो देसी रियासतें थी जी। जैसे बीकानेर रियासत है, जोधपुर रियासत है, जयपुर रियासत है। तो ये रियासतें थी जी, देसी यानी राजाओं का राज होता था जी। आगे हम बात करें इनके बारे में, तो ये असफल हो गया था अखिल भारतीय संघ, यानी यह घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं हुआ था, प्रस्तावित था लेकिन बात बनी नहीं जी। आगे हम बात करते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता आ गई थी। अब यहाँ ये शब्द आया प्रांतीय स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब खुद स्वतंत्र हो गए थे प्रांत। कैसे हो गए थे? इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को अंत कर दिया गया था और एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया था। यानी पहले केंद्र से कंट्रोल होती थी, यानी केंद्र के प्रतिनिधि होते थे जो राज्य प्रांतों में शासन कर रहे थे, उसको समाप्त कर दिया, स्वायत्तता दे दी कि आप अब स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हो। तो प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम में मिली? वो मिली थी 1935 के अधिनियम में। एक बात का ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में अनिवार्य किस अधिनियम में किया गया था? वो 1935 के अधिनियम में किया गया था जी। आगे हम बात करेंगे जो केंद्र में द्वैध शासन स्थापना। अब केंद्र में देखो, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में अनिवार्य कर दिया था। कुछ संघीय विषय थे, यानी जो संघ से केंद्र से जुड़े हुए थे, जैसे देश की सुरक्षा होगी, विदेशिक संबंध हो गए, है ना, विदेश दूसरे देशों के साथ धार्मिक मामले, ये सारे मामले गवर्नर जनरल के हाथों में रखे गए थे। यानी उन्हें सुरक्षित रखा गया था कि गवर्नर जनरल इन पे कभी भी कानून बन सकता है और इनका शक्तियों का प्रयोग भी गवर्नर जनरल करेगा। उनके अलावा जो अन्य संघीय विषय थे उनकी व्यवस्था के लिए क्या किया गया था कि एक गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए और उनसे विचार विमर्श और परामर्श करने के लिए एक मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई थी, यानी व्यवस्था की गई थी। जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी, यानी जो मंत्रिमंडल थी, जो कानून बनाने वाली संस्था थी, उसके प्रति उत्तरदायी थी वो मंत्रिमंडल। वर्तमान समय में जैसे मोदी सरकार है वो कार्यपालिका है और जो बाकी के जो सदस्य चुने हुए हैं वो व्यवस्थापिका में आते हैं जी। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है कानूनों की रक्षा करना जी। तो ये तीन है जी मुख्य बातें, इसको ध्यान रखना जी। आगे हम बात करेंगे जो हमारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था। अब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इसको नोट कर लेना जी। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1935 के अधिनियम में हुई थी और 1937 में हुई थी, इस बात का ध्यान रखना जी। और इसमें अधिकार क्षेत्रों में क्या था? प्रांतों तथा रियासतों को तक विस्तृत था। यानी जो ये इसका जो अधिकार है, इसमें सुनवाई प्रांतों की भी होगी और रियासतों की भी होगी, यानी संघीय न्यायालय की स्थापना। वर्तमान में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट, वो यही था जी। अगर आप कहो कि 1774 के अंदर जो आया था कलकत्ता के अंदर और 1861 के अंदर उच्च न्यायालय आया था, वो वाले अलग थे। ये जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है वो यही था। पहले संघीय न्यायालय थे, 1950-49 में हमने इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कर दिया गया था। तो ये 1937 से प्रभावी हो गया था जी कार्य करना जी। आगे हम इसके बारे में बात करें कि इसमें क्या था, एक तो मुख्य न्यायाधीश था और दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी प्रारंभ में। और इस न्यायालय के खिलाफ हम इसकी अपील जो लंदन में प्रीवी काउंसिल थी उसमें किया जा सकता था, यानी ये अंतिम शक्ति रखने वाला नहीं था, सर्वोच्च नहीं था, इसके खिलाफ भी अपील की जा सकती थी। और कहाँ? लंदन के प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम, अत्यंत पावर, अंतिम शक्ति रखने वाला, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था, ये एक संघीय न्यायालय था जी। आगे हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अब इस अधिनियम में यह बात कही गई थी कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार रहेगी। कैसे रहेगी? वो इसमें है कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश संसद के पास ही होगा। अगर कुछ बदलना चाहती है तो वो ब्रिटिश संसद है वो ही बदल सकती है जी। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था जी? और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो प्रांतीय विधानमंडल है, जो प्रांतों के विधानमंडल है यानी विधानसभा वगैरह, उनमें और संघीय व्यवस्थापिका है, उन्हें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी जो ढांचा पहले वाला था वो ही चलेगा। इसमें ब्रिटिश संसद की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ, आपने पिछले प्रश्न पूछे थे, काफ़ी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया, वो साधुवाद के पात्र हैं। आप से जो भी प्रश्न पूछा जाए आप उसे टाइप कर दीजिए। जब हम टाइप कर दे देते हैं तो अपना उत्तर वो स्थायी हो जाता है और भविष्य में अपने कभी नहीं भूलते। तो जब तक हमारे साथ स्टूडेंट शब्द लगा हुआ है तब तक रिवाइज कीजिए, लिखिए, जितना लिखोगे उतना आपका स्थायी होगा। अगर आप सुन के छोड़ देते हो तो वो कुछ समय के बाद में भूल जाते हैं। इसीलिए कभी भी परीक्षा की में लिखना अनिवार्य है, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। और शॉर्ट नोट्स भी ऐसे बनाओ कि कम लिखो लेकिन लिखो जरूर, ताकि आपको परीक्षा के दिन उसका फायदा मिल सके जी, कम समय में ज़्यादा लाभ मिल सके। आगे हम बात करते हैं, इसमें अलग हुआ था जी सांप्रदायिकता का, आगे और विस्तार हो गया था, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हो गया था। क्या विस्तार हो गया था कि जो संघीय और प्रांतीयों व्यवस्था व्यवस्थापिका थी, उसमें क्या है, विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखा गया था। यानी 1909 में मुसलमानों को दिया गया था, 1919 में सिखों व आंग्ल भारतीय ईसाइयों यूरोपियों को दिया गया था। और यहाँ पर जो अलग से देखो, मैकडोनाल्ड के साथ डॉक्टर अंबेडकर जी का समझौता होता है, वो डॉक्टर अंबेडकर जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अंबेडकर जी ये बात कहते हैं कि जिस वर्ग के को हजारों सालों से जिसका शोषण हुआ है उनको आरक्षण देना चाहिए। आपने उनको आरक्षण ना देकर उनसे यथास्थिति हजार गुना उनकी स्थिति अच्छी है, उनको आपने आरक्षण दे दिया, मुसलमानों को, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को। तो जिनको देना चाहिए था उनको नहीं दिया। इस बात से मैकडोनाल्ड बहुत प्रभावित और उन्होंने वादा किया कि अब से जो भी अधिनियम आएगा उसमें जो है हरिजनों को आरक्षण दिया जाएगा, दलितों को आरक्षण दिया जाएगा। अंबेडकर जी ने अगली मांग ये उठाई थी कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। देखिए, अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए जितना किया है उतना किसी व्यक्ति ने नहीं किया। अंबेडकर जी ने महिला मतदान व महिलाओं के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था अंबेडकर जी ने करवाई थी। मैकडोनाल्ड के साथ उनका समझौता हुआ था 1932 के अंदर। उसके तहत मैकडोनाल्ड ने वादा किया था कि अब जो वर्तमान भविष्य में जो भी अधिनियम आएगा उसमें जो दलितों, हरिजनों और दलित हरिजन एक ही बात है जी, और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा जी मतदान में जी। तो ये प्रावधान किया गया था इस अधिनियम में। सबसे बड़ी बात है इसमें प्रस्तावना का अभाव था। अब आपको कि प्रस्तावना क्या होती है जी? प्रस्तावना होती है प्रारंभ में लिखी होती है। अगर हम किसी देश का संविधान पढ़ रहे हैं, अगर हम उस देश की प्रस्तावना पढ़ लेते तो हमें पता चल जाता है कि इस में क्या इस संविधान में क्या क्या विशेषता है। जिस प्रकार भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ ले, वहाँ पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है तो वहाँ से पता चल जाएगा कि भारत धर्म निरपेक्ष लिख रखा है। इसका मतलब है कि भारत का खुद का कोई राज्य धर्म नहीं है, ये यहाँ सेकुलर है। तो यानी यहाँ पर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। तो हमें पता चल जाता है इस तरीके से। प्रस्तावना किसी भी संविधान या किसी भी पृष्ठभूमि का छोटा भाग होता है, एकदम उससे लिखा होता है। तो इसमें प्रस्तावना नहीं थी, इस बात का ध्यान रखना जी। एक इसमें मुख्य बात थी जो मैंने इसमें लिखना भूल गया कि इसमें आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। यानी अगर आपसे पूछे आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम में हुई थी तो 1935 के अधिनियम में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 से ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में हुई थी जी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये थी, अंग्रेज जो चाहते थे वो जिस तरीके से, ये भारत है बहुत बड़ा था जी हमारा भारत, तो इन्होंने क्या किया जी, वर्मा का विभाजन कर दिया। कि इनका मतलब था कि भारत के अंदर अगर आज़ादी की मांग उठे, जैसे 1857 में उठी थी, अगर कोई विद्रोह करता है तो उस एक भाग को अलग कर देंगे, यानी संपूर्ण भारत हमको छोड़ना ना पड़े। ये उनकी नीति थी जी कि भारत के इस तरीके से टुकड़े किए जाए जी, ताकि जहाँ विरोध होए उसको इतना टुकड़े को अलग छोड़ दिया। तो इन्होंने बर्मा को अलग कर दिया था। बर्मा वर्तमान में म्यांमार है। और म्यांमार में हाल ही के पिछले 1 तारीख को क्या घटना हुई, सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। वहाँ पर जो जो काउंसलर का पद था जी, जो मून थी जी, वॉन की मून,
उसको जेल में डाल दिया गया था। सैकड़ों जो नेताएं थे उनको भी जेल में डाल दिया गया था। मुख्यमंत्री थे प्रांतों के, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। और अब कल की न्यूज़ है कि वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर गए हैं कि हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें सेना की तानाशाही नहीं चाहिए। तो वर्तमान में म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है जी। वहाँ की जो चांसलर है बान की मून, माफ़ कीजिएगा, बान की मून, आन सांग सू, उसको जेल में डाल दिया गया है जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। हम पड़ोसियों के बारे में हमें भी पता होना चाहिए। तो अपने चक्षु नेत्र खोल के रखिए कि हमें हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है। तो अभी हाल ही में अगर आपसे पूछे कि तख्ता पलट किस देश में हुआ है सैनिक, तो वो म्यांमार है जी, जिसे बर्मा कहा जाता था। बर्मा भारत का ही भाग था। 1935 के अधिनियम में अलग कर दिया गया था जी। देखिए जी, 1960 के दशक से लेके 2011 तक लगभग आधी सदी तक सेना का शासन रहा था, यानी जुंटा शासन रहा था। प्रश्न देखो, आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो जुंटा शासन किस देश में था, तो वो म्यांमार में था जी, सैनिक शासन था जी। तो अब 2011 के बाद में वहाँ पर लोकतंत्र बहाल हुआ और सेना की जो एक पार्टी थी वो सत्ता में आई। विपक्ष में जो थी सू की पार्टी थी वो बैठी थी और 2020 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ 83% वोटिंग के साथ सत्ता में आई। और अब सेना ने आरोप लगा दिया कि उन्होंने चुनाव में गड़बड़ की है, जबकि चुनाव उन्हीं की देखरेख में हुआ था, क्योंकि वो तानाशाही को दोबारा स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए वहाँ के जो है जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। खैर ये तो एक बेसिक बात हो गई, हम इसी से जुड़े हुए बात करते हैं। तो बर्मा का विभाजन कर दिया था और इसे अलग कर दिया था। इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय की भी इसके अधीन कर दिया गया था, यानी ऑपरेशन डोमिनियन स्टेट के कर दिया था। और ये बताया था कि ये उसके अधीन रहेगा, किसके, इंग्लैंड के अधीन रहेगा। तो ये था 1935 का अधिनियम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कोई प्रश्न छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसके बारे में भी अपने चर्चा कर लेंगे जी, क्योंकि यह अधिनियम बहुत विस्तृत था जी। आगे हम बात करेंगे कि जो 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए जी, ये आने वाला अंतिम अधिनियम यही था जी। देखिए 1858 से शुरू होता है, 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन, और ब्रिटेन के द्वारा अंतिम आने वाला अधिनियम यही था जी, उन भारत स्वतंत्रता अधिनियम यही था जी, यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए अधिनियम आया था जी। इसके बारे में चर्चा करते हैं जी, क्या क्या इसमें प्रावधान थे वो देखते हैं जी। अब हम बात करेंगे जी, ब्रिटिश संसद ने इसे 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कर दिया था और 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हो गया। और इस अधिनियम में क्या था, 20 धाराएं थी और इसमें क्या प्रावधान किया गया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी, यानी एक का नाम भारत होगा, एक का नाम पाकिस्तान होगा। और इन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और इनका उत्तरदायित्व सौंप दिया जाएगा और ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी इनको। और अपना ये दोनों अधिराज्य अपना संविधान सभा के द्वारा अपना शासन स्थापित करेंगे जी। आगे इसमें क्या प्रावधान किया गया था, आगे इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भारत व पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल का पद होगा। इसमें ये प्रावधान किया कि दोनों का एक एक गवर्नर होगा। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर कौन था, जिन्ना था जी, मोहम्मद अली जिन्ना था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये भी ध्यान रखना जी। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी, यानी अंग्रेज नहीं करेंगे। हमने लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया था क्योंकि हमें व्यवस्था को समझना था। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अंग्रेज को क्यों रखा, क्योंकि इतने बड़े देश को संभालने के लिए उस पद्धति के बारे में अपने को पता होना चाहिए कि किस देश से चलेगा, इसीलिए हमने कुछ समय के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को रख लिया था जी। हमने बात की संविधान का जो विधान मंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान निर्माण नहीं कर लेती है, यानी दोनों देशों की जो संविधान सभाएं अपना संविधान नहीं बना लेंगी, तब तक ये क्या है, यहाँ ये
क्या करेगी, ये विधानमंडल के रूप में ही कार्य करती रहेंगी और इसमें शासन जो है वो 1935 के अधिनियम में जो प्रावधान किए गए थे उसके अनुसार चलेगी जी। और इसमें जो भारत मंत्री पद है जो समाप्त कर दिया, यानी एक तरीके से जो भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया था जी, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और इनकी 2 अधिराज्यों की स्थापना हो चुकी थी जी, सत्ता सौंप देगी जी। और जिसमें से एक का नाम भारत, दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा, जिनका जी के गवर्नर जनरल होगा, जिसके बारे में अपने चर्चा हो चुकी है। और इसमें ये बात कहा गया था, इसमें ये कहा था कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख है और वार्षिक आय 1 करोड़ है, वो, माफ़ कीजिएगा, जिसकी जनसंख्या 10 लाख है और वार्षिक आय 1 करोड़ है, तो वो चाहे तो पाकिस्तान के साथ रह सकती है, चाहे तो भारत के साथ रह सकती है, और तीसरा प्रावधान कर दिया चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है। तो ये प्रावधान कर दिया गया था जी। अंग्रेजों के संबंध अच्छे थे राजाओं के साथ में, इसीलिए राजाओं के लिए भी एक रास्ता छोड़ दिया था स्वतंत्र रहने के लिए। तो जो छोटी रियासतें थी उन्हें किसी न किसी के साथ मिलना जरूरी था। और भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। 562 रियासतों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। आगे हम बात करेंगे कि तो जब तक ये संविधान नहीं बनेगा तब तक किस अधिनियम के तहत चलेगा, तो वो 1935 के अधिनियम तक चलेगा। और तब तक ये चलता रहेगा जब तक वो अपना संविधान नहीं बना लेते हैं। तो तब तक ये डोमिनियन स्टेट होंगे, यानी ये जो होंगे ये उपनिवेश होंगे। उपनिवेश के तहत यानी ब्रिटेन का शासन रहेगा। तो हमने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को हमने अंगीकृत कर दिया था। उस दिन से हम उपनिवेशिक देश नहीं रहते जी। और हमने क्या कहा था कि जो देसी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता थी उसका अंत कर दिया गया था, कि अब जो देसी रियासतें हैं वो भी स्वतंत्र है जी। और भारत पाकिस्तान किसी के साथ भी मिल सकती हैं और चाहे तो अलग रह सकती हैं, लेकिन उसके लिए वो कंडीशन दी। तो ये भारत का जो अंतिम अधिनियम था वो यही था जी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का था जी। हमने शुरू की थी, देखिए जी, जो हमने बात की है कि जो भारत का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, हमने शुरू की थी जी 1526 यानी बाबर से शुरू करके, और 1947 तक का आपको इतिहास बताया, यानी संविधान की शुरुआत किस तरीके से हुई, कौन कौन से अधिनियम आए, किस किस समय क्या क्या था, उनके बारे में चर्चा की। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और राज व्यवस्था की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसको अपने बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा जो इससे जुड़े हुए हैं, जिसके बारे में ये पूछेंगे कि जिस समय भारत में दास प्रथा व सती प्रथा का अंत हुआ था, उस समय भारत के जो वायसराय कौन थे या गवर्नर जनरल कौन था जी, उसके बारे में बताना है। कि जिस समय सती प्रथा पर रोक लगी थी, दास प्रथा पर रोक लगी थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उसका नाम बताना है। दूसरा जो प्रश्न है उसके बारे में बताना है कि भारत के अंदर सर्वप्रथम महिलाओं को आरक्षण किस अधिनियम के तहत दिया गया था जी, इसके बारे में बताना है जी। हमारा जो तीसरा अंतिम प्रश्न है वो बताना है कि जो 1935 का अधिनियम था उसके अंदर कितने अनुच्छेद थे और कितनी धाराएं थी, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी। आप अनुच्छेद और अनुसूचियां व भाग 3 चीज़ों के बारे में बताना है जी आपने। तो मैंने इसके बारे में बताया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स करके बता सकते हो। और इसके तहत हम जल्दी ही अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।